सर्दियों की बर्फीली रात थी। आकाश पर घने बादल छाए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। एक छोटे से घर में रामू, उसकी पत्नी सीता की बेटी पूजा बैठे थे। चूल्हा बुझा हुआ था, खाने को कुछ नहीं था। सीता परेशान होकर रामू को देखती है, जो गहरी सोच में डूबा हुआ था। रामू, घर में राशन का एक दाना भी नहीं बचा। आज तुम फिर काम ढूंढने गए थे ना? क्या हुआ? सीता, पूरे गांव में घूम आया, लेकिन हर कोई यही कहता है कि काम नहीं है। बारिश न होने से सभी की फसलें बर्बाद हो गई है। कोई किसी को काम देने के काबिल नहीं है। पूजा, जो माँ बाप की परेशानी देख रही थी, चुप नहीं रह पाती। रामलाल के पास जाइए ना, वह अमीर है, उसके पास जरूर कोई न कोई काम होगा। वह तो पहले ही गरीबों का खून चूसने वाला आदमी है। पता नहीं वह काम देगा भी या नहीं। पर एक बार जाकर देख तो लो, शायद कोई हल निकल आए। रामू गहरी सांस लेता है, झांकता है, अंधेरा फैल चुका है, फिर चुपचाप सिर हिलाकर सहमति दे देता है। अगली सुबह रामू रामलाल के बड़े महल के दरवाजे पर खड़ा था। वह झिझकते हुए दरवाजा खटखटाता है। कुछ देर बाद नौकर आता है और अंदर ले जाता है। हाँ भाई रामू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मालिक, मैं काम की तलाश में हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आपके पास कोई काम हो तो। काम तो है, लेकिन मेहनत करनी होगी। बगीचे को पानी देना होगा, जानवरों को चारा डालना होगा, महल की सफाई करनी होगी। मैं सब कुछ कर लूंगा मालिक, बस कुछ मजदूरी दे दीजिए। रामू दिन भर कठोर मेहनत करता है। शाम को जब मजदूरी मिलती है तो वह बहुत कम होती है। मालिक, ये तो बहुत कम है, इससे तो घर का गुजारा भी नहीं होगा। ज्यादा चाहिए तो घर बैठो, मेरे पास देने को कुछ नहीं। रामू निराश होकर चुपचाप वहां से चला जाता है। रामू कई दिनों से रामलाल के यहाँ काम कर रहा था। हर रोज वह सुबह जल्दी जाकर कड़ी मेहनत करता था। बगीचे को पानी देता, महल की सफाई करता, जानवरों को चारा डालता। लेकिन हर दिन उसकी मजदूरी पर कोई न कोई नया बहाना बना दिया जाता था। एक दिन शाम को रामू थका हारा रामलाल के पास आता है। मालिक, आज 3 दिन हो गए, मुझे मजदूरी नहीं मिली। घर में खाने को कुछ नहीं, कृपया कुछ दे दीजिए। रामलाल सोफे पर बैठा हुक्का पी रहा होता है, घमंड से देखता है और हंसता है। अरे रामू, तुम्हें तो पैसे की बहुत चिंता हो रही है। पहले ये बताओ, काम ठीक से कर रहे हो ना? जी मालिक, पूरा दिन मेहनत करता हूँ। जो भी आदेश होता है वह मानता हूँ। रामलाल कुछ सिक्के निकालकर रामू के हाथ पर रख देता है। रामू उन्हें देखता है, बहुत कम होते हैं। मालिक, ये तो बहुत कम है। इतने में तो आटा भी नहीं आएगा। ज्यादा चाहिए तो घर बैठो। काम न मिले तो समझ लेना, गांव में भूखे मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। रामू बेपसी से रामलाल को देखता है, कुछ कह नहीं पाता और निराश होकर घर की ओर बढ़ जाता है। रास्ते में सोचता है कि आखिर वह कब तक इस तरह जिएगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यही सोचते हुए वह थके कदमों से अपने छोटे से घर की ओर बढ़ जाता है। घर पहुंचकर जैसे ही अंदर प्रवेश करता है, उसकी पत्नी सीता और बेटी पूजा चिंतित नजरों से उसकी ओर देखती है। रात का समय, घर में मायूसी का आलम था। रामो चुपचाप बैठा था, सीता चिंता में डूबी थी। बाबा, हम टिफिन सर्विस क्यों नहीं शुरू करते? टिफिन? लेकिन हमारे हाथ का खाना कौन खरीदेगा? गांव में बहुत से लोग बाहर काम करने आते हैं, जैसे सब्जी वाले मजदूर जो रोज बाहर रहते हैं। उन्हें घर का खाना नहीं मिलता। अगर हम उनके लिए खाना बनाए तो? ठीक है, कल से ये काम शुरू करते हैं। रामो, पूजा और सीता गांव के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात करते हैं। कई लोग पहले हिचकिचाते हैं, लेकिन जब उन्हें साफ सुथरे, स्वादिष्ट और सस्ते खाने की गारंटी दी जाती है, तो वो मान जाते हैं। आखिरकार रामो रामलाल के पास जाने का फैसला करता है, ताकि उसे ये बता सके कि वह अब और उसके यहाँ काम नहीं करेगा। रामलाल अपनी हवेली के बड़े आंगन में बैठा हुक्का पी रहा होता है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, आज काम पर क्यों नहीं आए? मालिक, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं अब और यहाँ काम नहीं करूँगा।
रामलाल की आंखों में हैरानी और गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, तुम अपना काम करोगे? अरे तुम्हें काम आता ही क्या है? मालिक, हम खाना बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। जो मजदूर और दुकानदार रोज भूखे रहते हैं, उनके लिए सस्ता और अच्छा खाना बनाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम को छोड़ने की? याद रखना, अगर तुमने मेरा आदेश न माना तो गांव में कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मालिक, मेरी मजबूरी का फायदा उठाने का समय खत्म हो गया। अब मैं अपनी मेहनत से कुछ करूंगा। देख लेना, तुम्हारा ये काम नहीं चलेगा। और जब तुम भूखे मरने लगोगे तब मेरे पास रोते हुए आओगे, मगर तब मैं तुम्हें 1 टका भी नहीं दूंगा। भगवान पर भरोसा है मालिक, हमें कोई भूखा नहीं रहने देगा। ये कहकर रामू वहां से मुड़ जाता है, जबकि रामलाल गुस्से में मुट्ठियां भींच लेता है। घर वापस आकर रामू सीता और पूजा को सारी बात बताता है। बाबा, रामलाल को जलन हो रही है कि हम उसके मोहताज नहीं रहे, मगर वह आदमी बहुत चालाक है, कहीं हमें नुकसान न पहुंचा दे। चिंता मत करो, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे। भगवान हमारा साथ देंगे। टिफिन डब्बों में खाना भर दिया जाता है और बाप बेटी पहली बार अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए निकल पड़ते हैं। अगली सुबह रामो, पूजा और सीता खुशी खुशी अपने काम में व्यस्त थे। चूल्हे पर हंडी चढ़ी हुई थी और पूरे घर में खाने की खुशबू फैल रही थी। आज तो खाने की खुशबू बहुत जबरदस्त आ रही है। लगता है आज ज्यादा लोग हमारे खाने के दीवाने हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ रामलाल के दिल में खींच और जलन का सामना हो रहा था। वह अपनी हवेली में बेचैनी से टहल रहा था और एक नौकर को बुलाकर गुस्से में कहता है। यह रामो मुझे छोड़कर अपना काम शुरू करना चाहता है? क्या वह समझता है कि मैं उसे यूं ही देखता रहूंगा? मालिक, वह तो बस अपना काम कर रहा है। बकवास बंद कर। मैंने उसे बर्बाद करने का मन बना लिया है। नौकर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है, लेकिन रामलाल उसे घूरते हुए बात करता है। कल जब रामो और उसकी बेटी खाना बना रहे होंगे, तुम जाकर खिड़की से देखना। जब कोई पास न हो तो उनके खाने में कुछ ऐसा मिला देना कि लोग बीमार पड़ जाएं। फिर देखता हूँ उनका टिफिन का धंधा कैसे चलता है। मालिक, अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, और अगर पता भी चला तो इल्जाम रामो पर आएगा कि उसके खाने में गड़बड़ थी। अब जा और जो मैंने कहा है वो कर। नौकर वहां से निकल जाता है और दिल में सोचता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन रामलाल के डर से चुप रहता है। सूरज निकलने से पहले ही सीता और पूजा खाना बनाने में व्यस्त होती है। तभी नौकर चुपचाप खिड़की के पीछे से झांकता है। जैसे ही रामो और पूजा पलटते हैं, वह चुपके से आता है, एक थैली सफेद पाउडर निकालता है और खाने में मिला देता है। फिर जल्दी से वहां से चला जाता है। रामो और पूजा टिफिन के डब्बे लेकर निकलते हैं। रास्ते में एक भूखी बकरी कांपती हुई दिखाई देती है। पूजा की नजर उस पर पड़ती है और वह तड़प उठती है। बाबा देखो ना, ये बेचारी कितनी भूखी लग रही है। हाँ बेटा, लगता है इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तो फिर हम इसे कुछ खाने के लिए क्यों न दें? पूजा एक टिफिन खोलकर बकरी के पास रख देती है। बकरी खुशी से खाने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद वह तड़पने लगती है। उसकी आंखें पलट जाती हैं और वह जमीन पर गिर जाती है। इस बकरी को क्या हो गया? बाबा, कहीं खाने में कुछ था? रामो के चेहरे पर डर और गुस्सा आता है। अगर हम ये खाना बेच देते तो कितने लोग बीमार पड़ जाते। वह समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर ये किया है। यह किसी की साजिश है। किसी ने हमारे खाने को जहर से मिला दिया है। बाबा, कहीं रामलाल ने तो कुछ नहीं किया? कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले हमें यह खाना नष्ट करना होगा। क्या हुआ? तुम दोनों इतनी जल्दी क्यों लौट आए? हमारे खाने में जहर था। अगर पूजा ने बकरी को न खिलाया होता तो जाने कितने लोग बीमार पड़ जाते। मगर ये किसने किया? अम्मा, हमें इसका पता लगाना होगा। अगर रामलाल ने ये किया है तो हमें उसका सबूत भी चाहिए। तीनों एक दूसरे को देखते हैं नहीं, और रामो के चेहरे पर गुस्सा और प्रतिशोध की भावना नजर आती है। रात का समय था, लेकिन रामू के घर में शांति की बजाय बेचैनी का माहौल था। सीता, पूजा और रामू आपस में चिंता के साथ बात कर रहे थे। अम्मा, हमें इन लोगों को सबक सिखाना होगा, वरना ये बार बार हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हाँ बेटा, लेकिन हमें कोई ठोस सबूत भी चाहिए। अगर हम बिना सबूत के रामलाल पर इल्जाम लगाएंगे तो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। बाबा, हम इसे रंगे हाथ पकड़ सकते हैं। हम वही सब कुछ करेंगे जो रोज करते हैं। खाने की तैयारी करेंगे, लेकिन इस बार हम छिप कर देखेंगे कि कौन आकर खाने में कुछ मिलाता है। और जैसे ही वो ऐसा करेगा, मैं तुरंत उसकी वीडियो बना लूंगी। बहुत अच्छा विचार है बेटा।
इस तरह हमें पक्का सबूत भी मिल जाएगा और हम पुलिस को बुलाकर रामलाल को बेनकाब भी कर देंगे। सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ती है और रामू का पूरा परिवार हमेशा की तरह काम में लग जाता है। लेकिन इस बार सबकी नजरें इधर उधर भी घूम रही होती हैं। घर के एक कोने में पूजा ने पहले ही मोबाइल तैयार रखा होता है। कुछ ही पल बाद एक साया दीवार के पीछे से झांकता है। वह रामलाल का नौकर होता है, जो सावधानी से इधर उधर देखता है और धीरे धीरे अंदर आकर खाने में कुछ मिलाने लगता है। जैसे ही नौकर जहर डालकर पीछे हटता है, रामू और पूजा तेजी से बाहर निकल आते हैं। नौकर घबराकर इधर उधर देखता है, लेकिन रामू उसका रास्ता रोक लेता है। मैं तो बस देखने आया था कि सब ठीक या नहीं। हमने देख लिया कि तुम कितनी ठीक पूछने आए थे। पूजा मोबाइल का कैमरा नौकर के सामने कर देती है। वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि वह खाने में जहर डाल रहा है। नौकर का चेहरा सफेद पड़ जाता है। नहीं, ये झूठ है। मैंने कुछ नहीं किया। झूठ? तो क्या वीडियो भी झूठ बोल रही है? सच बताओ, तुम्हें ये सब करने को किसने कहा था? मालिक रामलाल ने। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वह मुझे नौकरी से निकाल देगा। मैं मजबूर था। इसी समय सीता पुलिस को बुला चुकी होती है और कुछ ही मिनटों में पुलिस आकर नौ को गिरफ्तार कर लेती है। यह क्या हो रहा है यहाँ? साहब, ये देखिए, इस नौकर ने हमारे खाने में जहर मिलाया था। यह सब रामलाल की साजिश थी। रामलाल के घर पर छापा मारा जाता है और जैसे ही पुलिस उसे गिरफ्तार करने आती है, वह घबराकर इनकार करने लगता है। यह सब झूठ है। मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तुम्हारी चालाकियां अब नहीं चलेंगी रामलाल। तुम्हें अदालत में सब कुछ साबित करना होगा। पुलिस रामलाल को गिरफ्तार कर लेती है। कुछ महीने बाद रामू का टिफिन का कारोबार और बढ़ जाता है। अब उनका एक छोटा सा होटल भी खुल चुका होता है, जहां लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। सीता किचन संभालती है, पूजा ग्राहकों को देखती है और रामू खुशी खुशी अपने काम में लगा होता है।